हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर बात होती है औरतों की लाइफ से जुड़े हुए छोटे बड़े मुद्दों पर, छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स पर, और बड़ी उनके लिए तो ज़रूर हैं, तभी वो यहाँ पर कमेंट कर रही हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सुझाए गए जो भी हल होते हैं, जो भी डिस्कशंस होते हैं, उसके ज़रिए उनकी लाइफ सॉर्टेड हो रही है, सबको फ़ायदा हो रहा है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है ये सब चीज़ें अगर हो पा रही हैं पॉसिबल, तो भगवान के शुक्र अदा करते हैं। और इसी के साथ आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज एपिसोड 173 उसके जवाब देने जा रही हूँ, और उसके व्यूज़ थोड़े अप गए थे। पता नहीं पूरे क्वेश्चन हो पाएंगे या नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी कि एक ही एपिसोड में सारे आंसर मैं दे दूँ। तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया है जी शादी से रिलेटेड। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, मगर अभी तक मेरे पति से मेरा अटैचमेंट नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, क्या किया जा सकता है ऐसे में। मेरे पति शराबी भी हैं, क्या इसी वजह से मुझे लगता है कि मेरे मन में उनके लिए कभी अच्छी भावना नहीं आई। मैं अपने आप को दोषी मानती हूँ। कभी सोचती हूँ कि नहीं, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, मगर उन्हीं में कमी थी कि वह अच्छा व्यवहार नहीं कर पाए मेरे साथ। क्या मैं सही सोचती हूँ? बिल्कुल सही सोचती होंगी आप। 2 बच्चे हुए हैं, कौन ऐसी औरत होगी जो 2 बच्चे होने के बाद भी ये सोचेगी कि मैं अपने उन बच्चों के बाप से प्यार ना करूं। तो बेशक आपने कोशिश करी होगी, गड़बड़ हुई होगी, और हो सकता है कि आपके धीरज ने उस समय आके जवाब दे दिया एंड वो नहीं बदले। तो इसमें आपको गिल्ट ट्रिप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं होता कई बार रोमांस, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अगर परिवार को बचा के चल रहे हो बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो वो भी एक नोबल डिसीज़न है। नेक्स्ट, मैम आपने बोला बहू का फ़र्ज़ होता है हस्बैंड की ड्यूटी शेयर करना, जैसे कि सास की जिम्मेदारी निभाना, पर मेरा भी कोई भाई नहीं है, तो मेरे हस्बैंड की भी तो ड्यूटी बनती है कि वो मेरे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगर वो ना लें तो क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की? देखो, ये बराबरी नहीं वो होगी कि वो नहीं लें तो हम भी नहीं लें। उनका कर्म उनके साथ, हमारा कर्म हमारे साथ, लेकिन निसंदेह उन्हें लेनी चाहिए। अगर आपका भाई नहीं है तो बिल्कुल बिल्कुल उन्हें अपने मतलब बेटा बन के ही आपके माँ बाप के साथ पेश आना चाहिए कि जैसे भी उनकी जिम्मेदारी निभाई जाए निभाएं। क्योंकि जब इकलौती बेटी होती है तो सारी संपत्ति ये वो निर्विवाद रूप से वो उन्हें मिलती है। तो जब उसके हकदार तुम बनोगे तो फिर भैया जो काम करने का है कि भाई उनको बुजुर्ग जब वो हो जाएंगे, उनको एक बच्चे की ज़रूरत होगी, कोई देखभाल करने वाला होगा, तो उनको करना चाहिए। तो आप ये करें कि अगर वो आराम से कहने पे, लॉजिकली समझाने पे भी नहीं 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 वाला ही मोड़ रहे, तो आप बिल्कुल फ्री हो कि भैया ठीक है, मैं अपने माँ बाप को देखूंगी ना थोड़ा सा। तो उसके चक्कर में अगर आपकी ससुराल की जिम्मेदारियाँ थोड़ी सी कोताही भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, आपके पास लॉजिक है कहने का, ठीक है ना। नेक्स्ट, दीदी मेरी लव विद अरेंज मैरिज है। हस्बैंड फैमिली को लेकर मेरे पे बहुत टॉक्सिसिटी दिखाता है, तोड़ फोड़ और मारना ये सब, और मेरा नाम लगा देते हैं कि तेरी गलती थी। ऐसे ही मैंने एक लड़की का मैसेज देखे इनके फ़ोन में और काफ़ी टाइम मुझे चीट किया बार बार। मुझे पता चला कि अभी अभी बात करते हैं और झूठ बोल देते हैं साफ कि मैंने नहीं किया। मैसेज देखने के बाद भी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, और मैं ज़्यादा कुछ ना देखूं आगे तो फ़ोन तोड़ दिया मुझसे लेके। अब मुझे रिश्ता अच्छा रखने का मन नहीं करता, जबकि वो कल बात हुई आज भूल कर दिखाता है, लेकिन 4 साल से हमेशा रिपीट हो रहा है। मैं क्या करूं दी? देखो, एक ना वो है, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ होती है ना, वो ले रहे हैं वो आपको कि कहीं जाएगी तो है नहीं। क्योंकि लव मैरिज में एक प्रेशर होता है ना कि भैया तूने अपनी पसंद से करी थी, इसलिए मैं कैसे वापस जाऊँ, अपने मैके भी नहीं जाती लड़की, होती है ये चीज़। तो वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि लगातार चीट कर रहे हैं, आपके साथ सही नहीं रह रहे हैं, तो भाई ये कोई सज़ा नहीं होती। हो गई गलती, माफ़ी मांग लो अपने घर वालों से, लेकिन 4 साल हो गए हैं। अगर लगता है तो निकलो, क्योंकि जो बंदा फ़ोन तोड़ सकता है वो कल को आपके हाथ पैर भी तोड़ सकता है। ब्रूटल सच तो ये है ना। तो इससे पहले की स्थिति इतनी ख़राब हो जाए कि ना इधर की रहो ना उधर की, इसके बजाय भैया निकलो। इस प्रेशर में मत रहो कि मैं कैसे जाऊंगी वापस। हमेशा चॉइस होती है वापस जाने की, लेकिन अगर आपको लगता है कि बदल जाएंगे तो अलग बात है रुकने की। लेकिन जब आप कहती हो आपने सब कुछ कोशिश कर ली फिर भी बेकार है, और आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि अब मुझे रिश्ता नहीं रखना है सही, तो आपके मन में विचार बिल्कुल सही आ रहे हैं, है ना। गलत आदमी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने से अच्छा अकेले जी लो। नेक्स्ट,
थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। जब मेरा बच्चा छोटा था तो मेरे सास तो ड्रामा करती थी, बट मेरा देवर भी उंगलियां मारता था उनको कि तुम बोल दो, तुम नहीं संभालोगे बच्चा जब वो जॉब पर जाएगी तो। मेरे पेरेंट्स के हेल्प से मैं आज तक वर्किंग हूँ। आप जब अपने ट्विंस हुए हैं तो माँ करता फिरता है ना, अपने बेबी को कोई काम करे घर का, उससे कोई दिक्कत ना हो। सास अब उसके बेबी के लिए बोलती है, वो काम से बचती है, ढीली है हर काम में, मेरे सामने तो यही बोलते हैं। मेरी किचन अलग है उनसे, जितनी परेशानियां मुझे दे दी अब उतने ही शांत हो गए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते छोटी बहू को। बड़े बहू के साथ ये भेदभाव क्यों होता है मैम? ऑब्वियस सा है बस, और क्या है। क्यों का कोई सिर पैर नहीं है। बहू आई भाई, वो भी मुझे लगता है जैसे पेरेंटिंग नहीं होती, हम शुरू शुरू में सीख रहे होते हैं, मुझे लगता है सास ससुर भी शुरू शुरू में सीख रहे होते हैं। वो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं पहले बहू पे, पहले दामाद पे, कि ये करके देखें, ये करके देखें, फिर अगर वहाँ से जो भी होता है फिर वो उसके आधार पे अगले वाले को ट्रीट करते हैं, है ना। तो अब ये नहीं भी होता मान लो, तो देवरानी जेठानी के बीच के कंपटीशन ना, कि भैया मेरे बच्चों को कैसे करा और इनके बच्चों को कैसे कर रहे हैं, आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर कौन चोजन वन है और कौन छोड़ दिया गया है। तो अगर हम छोड़ दिया गया वाली कैटेगरी में आ रहे हैं तो इसको समझ लो, एक्सेप्ट कर लो और लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि ये चीज़ें बदलने वाली तो नहीं है। आप कितना ही जोर मार लो, कितना ही अपना दिमाग ख़राब कर लो, कितना ही दुखी हो लो, कितना ही सुखी हो लो, जिसके मन में भेदभाव है हर दूसरे घर में यही है। मुझे लगता है 10 में से 9 घरों में यही है, माँ बाप के साथ किसी एक बच्चे पे ज़्यादा कृपा बरस रही है और दूसरा कुछ भी कर ले तो वो दिख नहीं रहा। तो वो वही है कि अगर हमें पता है कि हम दूसरे वाले हैं जो नहीं दिखेगा हमारा करा हुआ, तो एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है। मैं तो मुझे लगता है हमेशा क्विट करो वहाँ से, ठीक है। जैसा रिश्ता उन्हें ऊपर ऊपर का चाहिए वैसा निभा लो, बाकी अपना अपने आप देखो, ना उम्मीद रखो किसी से और ना फालतू किसी के फटे में घुसो, सीधी बात। नेक्स्ट दी मेरी इंटरकास्ट लव मैरिज थी, मेरे हबी एक्सपायर हो गए, एक 18 साल का बेटा है, इन लॉज कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करे। अब कोई मतलब नहीं है इन लॉज से। मेरे हबी के बचपन का एक फ्रेंड आया, उनका डिवोर्स का केस चल रहा है, उन्होंने मेरे हबी के बाद और मेरे और बेटे का बहुत साथ दिया। अब उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया, मेरे और उनके घर वाले तैयार हैं। वो एक अच्छे इंसान है, बेटा भी उनसे मिक्सअप है। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। मेरी माँ भी एक्सपायर हो गई, मायके में सिर्फ पापा और 3 सेस हैं, कोई भाई भी नहीं है। क्या करूँ? सब कुछ पॉजिटिव सही लग रहा है, से यस। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं वही जो 9 to 5 की जॉब करती है। आपने पूछा था कि जॉब न्यू है या बच्चे छोटे हैं। मेरे जॉब को 9 साल हो गए और बच्चा बेटी 7 साल का और बेटा 5 साल का है। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। जॉइंट फैमिली में जेठ के 3 बच्चे हैं और वो स्कूल से आने के बाद फ़ोन टीवी देखते हैं, पढ़ाई का माहौल नहीं है और उसका असर मेरे बच्चों पर जा रहा है। मैं शाम को 7 बजे घर पहुँच जाती हूँ और 2 घंटे अपने बच्चों को देती हूँ, बट मैं उनका पढ़ाई में बेस बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो सारा दिन उन बच्चों के साथ बिजी होते हैं, कुछ बोल नहीं सकती। मैं क्यों बच्चों को दिन भर देखते हैं। अब मैंने ये सोचा है कि आपने CCL लिया करूँगी 15 दिन, बेटा 1 में और बेटी दूसरी क्लास में जाएगी। देखो भैया, ये है तो समस्या कैडी। आप वर्किंग हो या हाउस वाइफ हो, आप अपने बच्चे अपने तरीके से पाल सकते हो, लेकिन जॉइंट फैमिली में अगर देवर जेठों के बच्चे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं ना, तो आपके बच्चे आप नहीं बचा पाते। ये मतलब हुआ, मेरे साथ हुआ, मैं तो कह सकती हूँ। 6.5 साल मेरी लड़कियाँ जो अब आप देख रहे हो ना, ये इनका बिगड़ा हुआ वर्धन है। जहाँ भी जाती थी इनकी तारीफ होती थी कि कितनी सधी हुई हैं सुनीता तेरी लड़कियाँ, इतनी प्यारी और इतनी इंटेलिजेंट, इतनी मतलब बहुत हर तरीके से कि भगवान ने बनाई है अपने हाथों से, ऐसी बेटियाँ थी ये। और इनको फ़ोन वोन जितना खाने के टाइम मैंने अपने पास से दिखा दिया, जो 6.5 साल तक बता रही हूँ मैं। ये तो ये नहीं कि 2-3 साल का तो बच्चा ऐसे ही होता है। 6.5 जब ये स्कूल भी जाने लगी थी, सब कुछ टीवी का टाइम लिमिटेड था, मुझे कुछ भी करके इन्हें बिजी रखना पड़े, मैं रखती थी, है ना, क्रिएटिविटी में लगा के रखती थी ये वो। अब उसके बाद फिर जब एक फेज़ आया हमारी लाइफ में कि ये कजिन्स के संपर्क में आई हैं अपने, फ़ोन इनके हाथ में आने लगे, फिर फ़ोन जब ले रहे हैं, छीन रहे हैं, तो मना कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा वो भी हो रहा है कि नहीं यार आप अच्छे नहीं हो। छोटी थी तो यहाँ तक भी होता था। मतलब कुल मिला के गेम्स ये वो सब इंट्रोड्यूस करा दिए और मुझे लिटरली ऐसा लगता था कि मेरी 6.5 साल की मेहनत ख़राब कर दी।
तो नहीं कर सकते आप कुछ। अब मान लो सब्र इसलिए करना पड़ता है, मान लो अभी आपके देवर जेठ के बच्चे हैं, आप उनसे बचा लोगे, ठीक है, लेकिन भैया स्कूल में कौन मिल रहा है या स्कूल के बाद कॉलेज में कौन मिल रहा है, आप कहाँ तक और किस किस से अपने बच्चे को बचाते फिरोगे। ये सोच के मैंने सब्र कर लिया कि भैया जब जब जो जो होना तब तब सौ सौ होता है, ये होना था, ऐसे ही होना था। मेरे बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गए वो, अब मैं यहाँ बचाती, हो सकता उनको क्लासमेट या फ्रेंड ऐसे मिल जाते, तब भी तो होता ही, तब उनका क्या कर लेती, वही वाली बात। तो फिर जितना हो सकता है, अभी नहीं है कि पहले इशारों पे चलती थी, अब 2 3 4 5 बार कहना पड़ता है किसी किसी चीज़ के लिए, जो मुझे रोकनी होती है वो तब छूटती है। लेकिन कोशिश ही कर सकते हैं एज अ माँ बाप। अब आपका है 15 दिन CCL ले भी लोगे, या तो ये है कि स्टार्टिंग का कुछ है भाई, जैसे एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन है, कुछ है, वो उस तरीके से लेके कराना चाह रहे हो, वो चीज़ अलग है। लेकिन ये जो बता रहे हो ना, ये प्रॉब्लम परमानेंट है, ठीक है ना। तो उसका जब भी बोलोगे घर में लड़ाई होगी। अब या तो उस लड़ाई को झेल लो कि भैया मेरे बच्चे ना सो रहे हैं, है ना, ये लिटरली कह दो तो बात है कि अगर थोड़ी भी शर्म होगी या शर्म ना भी आए, कोई ऐंठ में आके ले जाता है कि हरो भैया हम नहीं, इनका तो ज़्यादा वो हो रही है, हम अपने बच्चा ले जाएंगे, गुस्से में भी कोई ले जाए ना कि भैया ठीक है तुम अलग पढ़ो, हो सकता है काम बन जाए। नहीं तो बात यह है कि जब आप ऑफिस से आ जाती हो तब उन पे जो मेहनत करनी है वो करो, बाकी उसके एवज में चाहे काम छूटे फिर घर का या कुछ हो, अपने आप पता लग जाएगी कि पढ़ाई का भैया उसको है, वो मेहनत कर रही है पढ़ाई में बच्चों की, उसके चक्कर में अब काम नहीं हो रहा तो क्या करें। या तो अपने आप कहेंगे कि दिन में भैया छोड़ो फ़ोन वोन टीवी, चलो पढ़ने बैठो सारे, घर में बाकी लोग तो रहते ही होंगे ना। तो देखो कुछ कड़े कदम उठाओ। नेक्स्ट, मैम मैं भी टीचर हूँ, मैं फर्टिलिटी से गुजर रही हूँ, इनफर्टिलिटी होगा, उसके इलाज में मेरा HSG टेस्ट हुआ, मेरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग है, मेरी सास आई थी, मैं उठने की हालत में नहीं थी, मेरी मम्मी आई थी मुझे देखने, सास आई थी, रानी की तरह बैठी रही, मेरी मम्मी खाना बनाई खिलाई, मात्र 1 दिन रही, मुझे कुछ भी नहीं कही, चली गई। जब आपकी मम्मी आई हुई थी तो भैया फिर वो क्यों करेंगी, बात ये है। ये नहीं कह रही मैं वो ना होती तो वो करती, लेकिन अगर 2 समधन हैं तो लड़की की माँ मैंने देखा है कि वो ऑटोमेटिकली करने लगती है, लड़के की माँ को वो बिठा के खिलाती है, ऐसा रिवाज सब है, मतलब अनसेड कहना चाहिए, रूल सा एक बना हुआ। तो वही हुआ इसमें, आपको इतना वो क्या है, अगर आपको ये देखना भी आपको कोई करने वाला मिल गया नहीं मिल गया, बस अब आपकी मम्मी मिली या सास मिली, उनके बीच में मत पड़ो आप। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरा सवाल मेरे मैके से ही है। मेरी शादी में मेरे मैके वालों ने 1 लाख रुपए लगाए थे, जो भी पार्टी फंक्शन हुआ था मेरे ससुराल वालों ने ही किया। हमारी लव मैरिज थी, मेरे मैके वालों ना तो मेरे सास ससुर को किसी भी त्यौहार में फ़ोन करके विश करते हैं, ना मेरे भाई किसी त्यौहार पर आना चाहते हैं। मैं जाती तक थी रक्षाबंधन भैया दूज पर, लेकिन मेरी प्रॉब्लम आ गई डिलीवरी की, मैं जा नहीं सकी, तो वो भी मेरे ससुराल नहीं आए, न रक्षाबंधन पर न भैया दूज पर, अकेली बेटी हूँ मैं, ऐसी सिचुएशन में कैसा रिश्ता रखूँ उनसे। फ़ोन पे भैया अब पता नहीं ना, अब लव मैरिज आपने करी है तो लव मैरिज में अब हो सकता हो नखरे में बैठे हुए हों, उनकी मर्जी नहीं होगी उसमें, आप जाती हो बंधवा लेते हैं, नहीं आते नहीं हैं। अब अगली बार देखो बीच में क्या होता है इन सालों में, बाकी अब आपके बेबी होगा तब वो कैसे आते जाते हैं, है ना। तो भैया अगर आपको ऐसी वाइब्स आएँ कि वो अपनी तरफ से तो रिश्ता रखना ही नहीं चाह रहे, बस आप ही जा रही हो बार बार भग के, तो फिर अगर अपने आत्मसम्मान की चिंता है तो फिर वहाँ जाना बंद करो, भले पीहर है ना। लेकिन अपनी और अपने बच्चे की या अपने पति की इज्जत करने के लिए, भाई जो हमारे ससुराल में हमारे लिए सब कुछ कर रहा है ना, तो वो भी तो एक इज्जत डिज़र्व करता है हमारी लाइफ में, उसकी भी तो इम्पोर्टेंस है। तो भले अगर हमारे भाई हैं, खून के रिश्ते हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अगर वो हमें पूछ ही नहीं रहे, हम जाएं तो भली ना जाएं तो भली, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे रिश्तों का। नेक्स्ट, मेरे मैरिज को 13 साल हो गए, मेरे पति एक नार्सिसिस्ट हैं, पहले मेरी बात की वैल्यू थी पर अब कोई बात की वैल्यू नहीं करते। मैं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हूँ, कोशिश भी कर रही हूँ, पर अब कोई बात भी उनसे शेयर नहीं करती, इसलिए उन्हें पता भी नहीं होता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। वो हर बात में नीचा दिखाते हैं, पढ़ी लिखी गंवार बोलते हैं, जबकि मैं पूरा घर अकेले संभालती हूँ, हर काम घर का, रिलेशन का, बच्चों का सब खुद ही करती हूँ। पर मुझे ये लगता है कि मैं अपने रिश्ते को मार तो नहीं रही, गाइड करें, BTC कर रखी है।
बीटीसी कर रखी है तो आपको अब तो टेट देना पड़ेगा, उसके बाद फिर जॉब का इंतज़ार करना होएगा, तब लगेगी नौकरी, है ना। बाकी जो है अपनी तैयारी करते रहो, फॉर्म जहाँ के भरने हैं भरते रहो। जो आदमी आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा ना करता हो और आपकी हर बात को वो हल्के में लेता हो, उसको कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको करके दिखाना पड़ता है। तो करके दिखाओ, जो भी करना है करते रहो, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब उनकी नॉलेज में डाल देना, हल्का सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जितनी अगर लगे कि कोई बड़ी बात है। बाकी नॉर्मल है, फॉर्म भर रहे हो या कुछ कर रहे हो, ट्रेनिंग की उनके बिना बताए हुए, मतलब जो चीज़ें हो सकती हैं करते रहो। किसी दिन जब सक्सेस हो जाओगे सीधे बताना। लेकिन अगर आप उनको नार्सिसिस्ट की वो दे के आपने कि भाई मैं नहीं बात करूँगी, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आपने एक घेरा अपनी चारों तरफ खींच लिया, दैट्स गुड। लेकिन अब आपने आपको प्रूव करना है ना कि पढ़ी लिखी गंवार ये वो कुछ नहीं आता, तो अब आपको अपने आप को साबित करना होगा कि ये हो गया, मतलब करके दिखाओ। अब बोल के मत दिखाओ, कुछ जो भी करना है करके दिखाओ। अब दीदी झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए मेड कितने पैसे लेती है अगर कपड़े खाना भी कराएं? भाई इसका कोई सिर पैर नहीं है, एरिया के हिसाब से होते हैं इन लोगों के पैसे, है ना। ऐसा नहीं है कि एक जगह कहीं पे कोई रईसों की कॉलोनी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे, थोड़े मिडिल क्लास कॉलोनी है वहाँ पे थोड़े कम होंगे, डिपेंड करता है। तो ये आप अपने पड़ोस में पता करो, बजाय यहाँ मेरे से आइडिया नहीं लगेगा आपको। नेक्स्ट मैम, मेरे पति हर चीज़ में अच्छे हैं, प्यार करते हैं, उनका करियर भी नहीं बना है, वो ट्राई कर रहे हैं सब, लेकिन अभी उन्हें अपने दोस्त के साथ बिजनेस शुरू किया है, तब से डेली ड्रिंक और स्मोक करने लगे हैं। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत समझा लिया, कोई असर नहीं, क्या करूं? लाइफ चेंज होती रहती है बहन, वो भी एक दिन में चेंज नहीं हुए होंगे, लेकिन जब आदमी किसी चीज़ को लेके बहुत टाइम तक स्ट्रगल करता रहता है ना, तो कई बार वो नहीं समझ पाता और कई बार वो देख भी नहीं पाता कि कब वो बदल गया, उसको पता ही नहीं चलता। और कई बार उसको पता चल रहा होता है लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं होता, वो पर्पजली चूज़ करता है गलत रास्ता। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा उनके साथ भी, है ना। ये चीज़ें मुझे समझ में आती है कि कोई भी या तो फन में शुरू करता है तो वो कम एज में शुरू कर देता है, लेकिन एक एज आने के बाद, इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद अगर कोई किसी व्यसन में जाता है, किसी बुरी आदत में घिरता है, तो वो स्ट्रेस में ही जाता है, मज़े मज़े में कोई नहीं जाता, है ना। तो अब ये है कि उनको लगता होगा शायद ये सब करने से उनका तनाव कम हो रहा है या कुछ भी है, जो भी, तो पहले उनका मन की ये बात अब जान लो कि उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों अच्छा लग रहा है उनको, या क्या है, मतलब ज़रूरी है बिजनेस टर्म्स बनाने के लिए क्या चीज़ है। लेकिन अब जब आप कह रहे हो कि आपने खूब समझा लिया, वो नहीं समझ रहे, तो बात यह है कि अब मान के चलो कि अगर ये ऐसे ही रह रहे हैं तो अब मुझे क्या करना है ना। तो वो चीज़ ये है कि अभी खाली ड्रिंक करके आ रहे हैं, वायलेंस नहीं हो रहा, गाली गलौच नहीं हो रही, उस चीज़ तक मत पहुंचने दो, यहीं पर है, ठीक है। आप दुखी हो, आपने एक बार बता दिया, आप भी अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज कर लो, उनको भी कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि पहले बहुत अच्छे से रहती थी, अभी थोड़ा कम हो गया बातचीत करना। लेकिन रोज़ के झगड़े किसी भी समस्या का हल नहीं होते, चाहे कोई भी परेशानी हो, आप रोज़ किसी एक बात पे पॉइंट आउट करोगे, कलेश करोगे, वो बात बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। नेक्स्ट मैम, नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ कैसे मैनेज करें? फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और 5,000 की जॉब करने नहीं देना, उनको मेरी जुड़वा बेटियां हैं और बात बात में वो गुस्सा करते हैं। 5,000 की करने नहीं देना, ज़्यादा की मिल नहीं रही है ना। देखो जॉब की तो ऐसी है, हस्बैंड मना करे थोड़ा सा पंगा होगा, हो सकता है ज़्यादा पंगे हो जाएं, लेकिन परमिशन लेने के लिए फिर वो वही है, जैसे मैंने 1-2 बार ये चीज़ शेयर भी करी है कि जैसे बच्चा होता है, वो मान लो हमसे कोई चीज़ मांगे, है ना, और हम एकदम उसको लाके नहीं देते। कई बार होता है ना, मतलब मैं अपने घर की अगर बताऊँ इस तरीके की चीज़ कि कोई चीज़ की फरमाइश आई तो हम एकदम तो लेने नहीं भागते बच्चे की, लेकिन जब वो ही बच्चा उसी चीज़ को लेके हमारे पीछे पड़ा ही रहता है, हफ्ता 10 दिन, कई बार महीने, कोई बड़ी चीज़ है तो 2-2 महीने कि मम्मी वो दिलवाना है, पापा वो दिलवाना दिलवाना दिलवाना। तो एक चीज़ दिमाग में हम लोगों के आती है ना, भले वो हमारी गुंजाइश से बाहर हो या हमें पता है कि वो बेकार की चीज़ मांग रहा है, फिर भी हमारे दिमाग में आएगी यार बच्चे का बहुत मन है ना। और हम या तो वो या फिर कोई उसका अल्टरनेटिव कोशिश भी करते हैं फिर अरेंज करने की। सेम यही है, आपको किसी से परमिशन लेनी है, चाहे वो फिर हस्बैंड हो, चाहे वो अपने माँ बाप हो या कुछ भी हो, अब आप हो गए बड़े,
पैटर्न बच्चों वाला ही रखना है। जब आप बार बार कहते रहोगे हर दूसरे दिन तीसरे दिन कि भाई जॉब मुझे करनी है ना, हम क्या दिक्कत है आपको, कभी ये पूछ लो, कभी ये कि जी मैं दिल से चाहती हूँ, है ना, कभी ये कि मेरी पढ़ाई है इतना, वो जो भी है अपने रीजंस अलग अलग तरीके से उनसे बात करते रहो बीच बीच में। और तब तक करो जब तक नॉर्मली सुन रहे हैं, जब लगे बात खिंचने लगी, झगड़े होने के वाली बात, तो वहीं ड्रॉप कर दो, फिर नॉर्मल बातों पे आ जाओ। लेकिन बीच बीच में कहना इंजेक्शन से लगाते रहो उसी चीज़ के। तो कोई भी ज़िद हो आपकी, भले आपको जॉब करनी है, आपको बिजनेस करना है, आपको बाहर जाना है, कुछ भी है, कोई भी आपको अपनी मांग पूरी करवानी है, तो उसका तरीका फिर यही होता है। ऐसे काम हो जाते हैं। नेक्स्ट, मैम मैं अपने हस्बैंड के अफेयर को भूल नहीं पा रही हूँ। वो लड़की सेम सिटी की है, मुझे लगता है मेरे मिस्टर उससे फिर मिलेंगे, बट मिस्टर कहते हैं कि मैं आज तक नहीं मिला हूँ, बस फ़ोन पे SMS से बात हो जाती थी, वो भी कभी कभी। मैम मैंने उस लड़की के घर पर नहीं कॉल किया, सब कुछ बता दिया, बट वो लोग कुछ भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। बल्कि मैंने उनसे कहा भी कि आप मुझसे मिलो, मैं आपकी बेटी या पत्नी जो भी है उसके SMS दिखा दूंगी, बट वो लोग फिर मेरा कॉल ही अटेंड नहीं करते। पुलिस कंप्लेंट मैं करना चाहती हूँ, बताओ मैम मैं क्या करूँ। मुझे लगता है आप ओवर रिएक्ट कर रही हो, है ना। आपके हस्बैंड तो चलो जो भी है, गिल्ट है या चोर हैं समझ लो, इसलिए नहीं बोल रहे कि हाँ उन्होंने किया, लेकिन झूठ बोल रहे हैं, मैं मान लूँ चलो आपकी बात। लेकिन जिसके घर फ़ोन कर रही हो लड़की के, अब वो लोग आपकी बात का ना हाँ जवाब दे रहे हैं ना जवाब दे रहे, हल्के में ले रहे हैं, तो आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने हस्बैंड की बात पे यकीन करने के अलावा, ठीक है। और फिर किसी दिन कोई बड़ा ऐसा, भगवान ना करे, लेकिन अगर आपके हाथ कुछ फिर ऐसा लगता है कि जिससे भाई कि तुमने मना किया था और फिर भी तुम यही काम कर रहे हो, उस दिन फिर शुरू करना, बोलना, बहस करना, तमाशा करना। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग शांत बैठे हैं, आप हर जगह जा रही हो लेकिन कोई भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो बेवकूफ़ आप बन जाओगे ऐसी सिचुएशन में। जस्ट लेट इट बी, है ना। और ट्राई करो, अगर बिल्कुल नहीं भूल पा रही तो अवॉइड करके अपना कुछ और जगह ध्यान लगाने की। नेक्स्ट, साड़ी के बारे में अपने कुछ टिप्स भाई बताना, डेली रूटीन और फंक्शन में किस तरह की साड़ी बेस्ट रहेगी बिगिनर्स के लिए, जिनको साड़ी वेयर करना तो पसंद है पर कई बार अच्छा फैब्रिक ना होने की वजह से साड़ी कैरी करना डिफ़िकल्ट लगता है, फिर सोचते हैं इससे अच्छा तो सूट ही पहन लिया होता। जिनको नई नई बात है और साड़ी में दिक्कत आती है ना, उन लोगों को जॉर्जेट या शिफॉन की साड़ी पहननी चाहिए। ये सिल्क, ऑर्गेन्जा, इन सब को अवॉइड करो, चंदेरी, जो इनको बांधने में देर लगती है। अब जॉर्जेट की और शिफॉन की साड़ियाँ ऐसी होती हैं, आप कैसे भी बांध लोगे, उल्टी सीधी भी थोड़ी सी बंधेगी ना वो तो भी बंध जाएगी आराम से, और एक बार बंध गई, लाइट वेट रहती है, पिन लगा ली, उसके बाद फ्री रहो। तो जब प्रैक्टिस करनी हो तो हमेशा जॉर्जेट या शिफॉन की साड़ियाँ स्टार्टिंग में ट्राई करो। नेक्स्ट, मेरा एक चाइल्डहुड मेल फ्रेंड है जो 40s की एज में मिला है, वो कभी बात करता है, मैसेज करता है, तो उसकी वाइफ को प्रॉब्लम है। उसकी वाइफ ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, वो नहीं चाहती कि कोई भी फीमेल उसके पति से बात करे। मैं भी अब कोई बात नहीं करती, बट उसने हमारी बात बंद करा दी है। बिल्कुल मुझे क्या करना चाहिए, क्या कुछ टाइम बाद अगर उसका कॉल आए तो बात करूं या नहीं। अब ये ऐसे नहीं लग रहे एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं, पहले पत्नी का आया एक का, उसकी प्रॉब्लम थी कि भैया पति की पुरानी गर्लफ्रेंड है, उसी शहर की है। अब यहाँ किसी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, मैं गर्लफ्रेंड अनदर वे में नहीं कह रही, लेकिन लड़की है, दोस्त है ना, कि भाई मेरे बचपन का दोस्त है, मैं बात कर रही हूँ, अब उसकी बीवी को प्रॉब्लम है। तो जो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन पढ़ा है, उसकी बीवी सेम स्थिति में है ना, उसको लग रहा है कि भैया अपने किसी महिला मित्र से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये कि जी नंबर ब्लॉक करवा लेने की नौबत ही क्यों आए। अगर मेरा कोई बचपन का दोस्त मिल जाए, मिलते भी हैं जो बचपन में कभी साथ थे या साथ पढ़े थे, है ना, अब उनके कांटेक्ट नंबर भी हैं, FB पे भी जुड़े हुए हैं, WhatsApp पे भी हैप्पी बर्थडे विश हो जाता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी पत्नी मुझे नहीं जानती या मैं बात कर रही हूँ। अगर मैसेज, अव्वल तो कॉल होते ही नहीं, सही बताऊँ तो कॉल कभी होते ही नहीं, मतलब सालों में साल लग जाएंगे। जस्ट ये है कि कोई ओकेजन है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, न्यू ईयर है, दिवाली है, टेक्स्ट टाइप कर दिया तो उसमें भी हमेशा ये लिखा हुआ होता है कि टू यू एंड योर होल फैमिली, और वहाँ से भी सेम आता है। तो अब वो उसकी पत्नी पढ़े या मेरे पति पढ़े, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और दूसरा ये भी दिख रहा है कि बात तो ये कर ही नहीं रहे कभी भी। अब मैं किसी हर टाइम पे कि हाँ जी करके बात करती रहूँ किसी को,
किसी के भी पति को, मतलब मेरे पति के पास भी अगर उनकी किसी बचपन की सहेली का फ़ोन आएगा हैं, तो भाई मेरे को भी बुरा लगेगा। मैं तो सीधी बात करती हूँ इस मामले में कि मुझे भी बर्दाश्त नहीं होगा कि अगर कोई कि जी क्या है, दोस्त है और फिर हम बातें कर रहे हैं, दोस्त है ठीक है, दोस्ती रखो, हाय हेलो, एक दूसरे को बधाइयाँ दो एंड दैट्स इट। तो आप उसकी पत्नी आपका नंबर ब्लॉक करे, ऐसी नौबत मत आने दो। आपको चाहिए था कि अपने दोस्त से भी जब मिली थी या बात हुई थी शुरू, तो सबसे पहले कहती कि अपनी वाइफ से मिलवा, वो होती दोस्ती। वाइफ अपने आप खुश हो जाती कि भाई हाँ इनके बचपन की दोस्त है, वो भी आपकी दोस्त बन जाती, नंबर ब्लॉक करने की नौबत ही नहीं आती। ये वाली बात होती है। तो जब कहीं पे कुछ दिखता है ना कि मतलब मुझसे छुप के क्यों बात कर रहे हैं, ये वो, जब ऐसी चीज़ें होती हैं तभी तो बीवियों के मन में कलेश होता है, वरना क्यों होएगा। अभी मेरे जो मैं बता रही हूँ 2-4 हैं जो ट्यूशन पढ़ते थे या हाई स्कूल इंटर में साथ थे, या कोई बिल्कुल उससे भी छोटे बचपन का था कि साथ में किराएदार वगैरह रहते थे हमारे यहाँ, उनके बच्चे हैं। तो अगर अब वो मुझे मिलेंगे तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी ना, अपनी बीवी से मिलवा और मैं बात करूँगी उनसे। तो बात तो यही है ना कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, वो एक्शन मैटर करते हैं। कोई पागल नहीं होता कि एकदम, और कई लोग होते भी हैं खैर एक्स्ट्रा सेंसिटिव शक्की, तो उस टाइम पे भी आपको ही केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। भाई आप ऐसे काम ही ना करो ना कोई कि कोई हमें इतनी सी भी उंगली उठाने की नौबत दे बस। अब ऐसा चाइल्डहुड मेल है, फ्रेंड है 40 की एज में, मिल जाए, ब्लॉक हो गया ठीक है, बीवी ने नंबर ब्लॉक करवा दिया, यहाँ से तुम ब्लॉक कर दो, छुट्टी, क्या ज़रूरत पड़ी है। नेक्स्ट, हाय दी, प्लीज़ रिप्लाई करना, मुझे 10 kg वेट लूज़ करना है, थायराइड की प्रॉब्लम है बट एक्सरसाइज का टाइम प्रॉपर नहीं मिलता, मैं भी टीचर हूँ, एक बेटी भी है, प्लीज़ थोड़ा समझाओ कि कैसे वेट कम करूँ। अगर थायराइड की वजह से बढ़ रहा है तो पहले थायराइड की दवाई अच्छे से लेते रहो ताकि और ना बढ़े, है ना। और अपने डॉक्टर से पूछो, मे भी ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैंने एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, अब आपका था या किसी और का था, मैंने इसका जवाब दिया था कि डॉक्टर से पूछो व्हाट शुड आई डू। एक्सरसाइज एक वर्ड है, मतलब कौन सी एक्सरसाइज मुझे करनी चाहिए एग्जैक्ट। अगर वो 10 बताता है ना और 10 में से आप 2 भी कर लेते हो तो देखो फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि थायराइड है तो आपका वज़न कम नहीं होगा, करने पे सब हो जाता है। और दूसरी चीज़ कि टीचर हूँ या वर्किंग हूँ या मैं माँ हूँ इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता, ये एक्सक्यूज़ेस आप अपने आप को अभी दे तो लोगे, लेकिन आपकी बॉडी को इसका खामियाजा जो भुगतना पड़ेगा वो भी आपका ही नुकसान है। उस टाइम आपकी जॉब या आपके बच्चे आपको बचाने नहीं आएंगे, जब आपका शरीर काम करने लायक नहीं रहेगा। तो जैसे खाना बनाना, जॉब पे जाना एक प्रायोरिटी होती है ना, उसी तरीके से एक्सरसाइज भी एक प्रायोरिटी का काम है कि 4 काम और छोड़ो लेकिन उसको ज़रूर करो, ठीक। जब ये सोच के चलोगी तो एक्सरसाइज हो जाएगी। नेक्स्ट, मैम आई पोस्टेड बिफोर ऑल्सो, माई हस्बैंड डजेंट वर्क, आई हैव अ डॉटर ऑफ 3.5 month, like mother guilt or happiness of my child, should I join school in coming April, because of financial problem my mother would take care of my daughter। तो बस हो गई व्यवस्था, जाओ करो नौकरी, बढ़िया है, बच्चे की टेंशन रहती, बच्चे को संभालने वाला का इंतजाम हो गया आपका। नेक्स्ट, हाय मैम मैं ग्रेजुएट हूँ, बच्चा 3 साल का है, जॉब चाहती हूँ, घर भी देखना है, कोई 9 to 5 तो नहीं कर सकती, पर स्कूल में सैलरी बहुत कम है, कुछ करना है, शादी भी 4 साल हुए हैं, क्या करूं, आसपास का सोचूं लोग क्या करेंगे या स्टार्ट कर दूं, प्लीज़ रिप्लाई। देखो अगर आपके दिमाग में कोई अर्निंग आइडिया है कि मैं ये करना चाह रही हूँ तो उसको कर दो। उसमें तो आप शादी को 4 साल हुए हो, शादी ना हुई हो या 20 साल हो गए हो, कि ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, अगर ये सोचोगे तो फिर आप ये सोचते रह जाओगे और जो क्रिएटिविटी आपको अपने काम को शुरू करने में लगानी थी ना और एनर्जी, वो सब इन सोचने में वेस्ट हो जाएगी। अब आज मैं आपके सामने बैठे क्वेश्चन के जवाब दे रही हूँ, मुझे लगता है ये जैसा यहाँ पे ये चैनल चल रहा है ये अपने आप में एक ही चैनल है, मुझे ऐसा कोई चैनल अभी तक नज़र नहीं आया जहाँ पे व्यूवर्स ऐसे कमेंट्स कर रहे हों और कोई उनका जवाब दे रहा है बैठ के, ठीक है। अब मैं ये सोचती कि ये मैं कैसे करूँ, ऐसे तो कोई करता नहीं तो मैं कैसे करूँ, कोई क्या कहेगा, अरे मुझे लगा कि ठीक है शायद ये चीज़ करनी चाहिए, है ना। जो स्टार्टिंग में लिव लाइफ ईजी पे जाते थे मैंने करना शुरू कर दिया और देखो हो गया ना काम, लोगों का फ़ायदा हो ही रहा है ना उसमें। तो अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आपको कुछ करना है, जस्ट गो फॉर इट। नेक्स्ट, मैम मेरे हस्बैंड की सैलरी 30,000 है, मेरी सास को 30,000 पेंशन मिलती है, घर का पूरा खर्चा मेरे हस्बैंड उठाते हैं जिसमें उनकी पूरी सैलरी चली जाती है,
मेरे हस्बैंड दूसरा बेबी चाहते हैं, बट मैं अपनी सास के पैसों पर डिपेंड नहीं होना चाहती अपने बच्चों को पालने के लिए, इसलिए एक बेबी से ही खुश हूँ, दूसरा बेबी नहीं चाहती। क्या मैं सही हूँ? मेरी बेबी अभी 2 साल की है। बिल्कुल सही हो आप, लेकिन इसमें एक क्लॉज है कि अगर आपके हस्बैंड की जॉब इस तरीके की है कि वो आज 30,000 कमा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर उनकी सैलरी बढ़ सकती है ना, तो आप सेकंड बेबी के लिए प्लान कर सकते हो। बात तो ये है। लेकिन अगर ऐसी है कि कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद नहीं है या इतनी बढ़ेगी कि उसके हिसाब से महंगाई पहले बढ़ जाएगी, तो फिर आप रहने दो। लेकिन आपका सोचना गलत है, ऐसा नहीं है। आप अपने बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए सोच रही हो। बात ये है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे नहीं अच्छी लगी एक बात, कि मैं इसलिए नहीं बच्चा चाहती कि मैं सास के पैसों पे डिपेंड नहीं होना चाहती, है ना। देखो, हर चीज़ का ना इंटेंट बहुत ज़्यादा वो होता है कि आपकी किसी काम को करने के पीछे का कारण कितना वैलिड है, भगवान उस आधार पे देते हैं। अब अगर आप इसी चीज़ को ऐसे सोचोगी ना कि मैं इसलिए दूसरा बच्चा नहीं चाहती क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो भगवान मेरी अगर इस क्षमता रखता तो मैं ज़रूर कर लेती। तो फिर अगर आपके नसीब में दूसरी संतान है तो भगवान उसके दाने पानी का इंतज़ाम ना आपके हस्बैंड की सैलरी से ही करा देंगे। आपको अपनी सास के पैसे नहीं लेने, ये उनको भी पता है भगवान को, ये आपके मन की एक वो है। लेकिन इस चीज़ को मुंह पे ला के बोल के आप अपना कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वो क्रिएट करोगे। और तो ये मत कहो कि मुझे उनका वो नहीं लेना है एहसान। आप सीधे भगवान से ये बात करो कि भैया दूसरा बच्चा मैं इसलिए नहीं कर रही, मेरी गुंजाइश नहीं है। आप गुंजाइश बढ़ा देंगे तो क्या पता हम दूसरी संतान भी कर लेते, ऐसा कुछ। अगर आपका थोड़ा सा भी मन है लेकिन आप सिर्फ पैसे की वजह से रुक रही हो, तो आप भगवान से इस तरीके से जब मानोगी तो वो अपने आप उस बच्चे का कर देंगे हिसाब किताब। आपके पति की ही सैलरी बढ़ जाएगी, देख लेना। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे देवर ने शादी नहीं करवाई, शी लव्ड अ गर्ल, सब ने होने नहीं दी, उसकी हो गई, तो अब कहता है शादी नहीं करूँगा। मेरी सास बिल्कुल काम नहीं करती, देवर का सारा काम मैं ही करती हूँ, 17 साल हो गए, बट नाउ आई फील डिफ़िकल्टी। MIL कोऑपरेट नहीं करती, चाहे वो भूखा चला जाए, ताने देती है अलग, और अपनी भी सारी जिम्मेदारियाँ ऊपर डाल रखी हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता, कभी कभी शरीर जवाब दे जाता है। ऑब्वियसली देगा, लेकिन उस टाइम पे आप ये है अपने आप को कब तक पुश करोगी। हाउस हेल्प रखो भैया, 2 बहुएं हैं फिर भी वो अपने आदमी का तो करती कम से कम, या सास का कभी कभार तो करती। तो आप ये चीज़ खुल के बोल दो कि भैया तुमने तो ना दूसरी बहू है ना कोई है, अकेली हूँ करने वाली, तो नौकरानी दूसरी एक लगा लो। बस यही कह के कि भैया अब अकेले नहीं होता मेरे से। शरीर ना बिल्कुल टिक जाए इससे पहले ही आपको वो देता है अल्टीमेटम कि भाई मैं टिक जाऊंगा या मुझसे अब नहीं हो रही। आप उसकी अनसुनी करते हो तभी बीमार होते हो। तो वो आपको कह रहा है आपकी बॉडी की भैया नहीं हो रहा मेरे से, तो यही चीज़ आपको अपनी फैमिली से कहनी है। एंड कोई हाउस हेल्प आप रख लो। चलो नेक्स्ट, हेलो मैम, अभी तक 3 सालों से अपनी MIL के पास जॉब की पेरेंटल हाउस में रहती हैं। जेठ जेठानी भी वहीं रहते हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, बेटा एंड ससुर जी रेंट पर अलग रहते हैं। ससुर जी के चलते हम हर फंक्शन, बर्थडे पार्टी सब पेरेंटल हाउस पर ही सेलिब्रेट करने जाते थे, बट इस बार 22 फरवरी को मेरे बेटे का 4th बर्थडे पर उन लोगों में से किसी ने विश करने के लिए फ़ोन तक भी नहीं किया, और ना ही हमने किया, ना ही हम वहाँ गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड एंड ससुर जी को MIL ने गाली के लोगों के सेम के ये कहा था, किराए पर रहते हो, यहाँ क्यों आ जाते हो, सारी प्रॉपर्टी MIL के नाम पर है, क्या हमें अब वहाँ जाना चाहिए। ससुर जी तो अभी भी कह रहे थे हस्बैंड से MIL को फ़ोन करने के लिए। बढ़िया है तुम्हारे यहाँ, बुढ़े बुढ़िया आपस में ही लड़ मरे। भैया उनकी आपस की राड़ चल रही है। मैं हमेशा कहती हूँ जो भी उनकी प्रॉपर्टी है कुछ है, वो तुम्हारी नहीं है। किस्मत से तुम्हें मिल जाए कि वो दे गए, ठीक है, नहीं दे गए उसके ऊपर मत देखो, ये देखो तुम कितना कमा रहे हो और उससे तुम क्या बना रहे हो, बस मेंटली फ्री रहोगे। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन सिर ऊंचा रहेगा, शांति रहेगी दिमाग में। नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ कन्नौज, हमारा घर सहारनपुर है बट दूर हो गया। एक पेट डॉग उसको अपने किराएदार के पास छोड़ा है, अब उसकी तबीयत ख़राब होगी तो उनको ज़्यादा काम उसका करना पड़ रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हस्बैंड बोल रहे हैं कि वापस ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो किराएदार मना तो नहीं कर रहे, पर मैं क्या करूं। आप कुछ कर ही नहीं सकते अभी। अब उस पेट के चक्कर में, भाई मैं पेट प्रेमी नहीं हूँ तो मैं आपके इमोशंस इतने अच्छे से समझ नहीं पाऊँगी, लेकिन हाँ देखा है लोगों को,
तो अगर वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उसके लिए वहाँ जाके रहने की सोच रही हो या कुछ और है तो बात अलग है। लेकिन अगर भाई वो कह नहीं रहा, ठीक है, उसकी भलाई का आपको फ़ायदा हो रहा है थोड़ा सा, मतलब जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है तो क्या ही करेंगे, तो करना पड़ेगा उसे। अब ये तो उसका तो कोई वो भी नहीं है कि कहाँ कहीं एडमिट करा दें या कोई ऐसा डॉग केयर वगैरह कुछ हो जहाँ पे उसको एडमिट आप करा के वहाँ पे लोग पैसे लें और ध्यान रख लें, इस तरीके का कुछ हो तो वो देख लो, है ना। नेक्स्ट, हाय मैम, मैं नोएडा में कॉरपोरेट जॉब कर रही हूँ, हस्बैंड भी वही करते हैं, दोनों एमएनसीज में हैं, एक बेबी है 1.5 साल का। मेरे जेठ जेठानी अनएम्प्लॉयड हैं, वो लोग स्मॉल टाउन से हैं। MIL एंड FIL तो साथ ही रहने लग गए थे जब से बेबी हुआ है। MIL से मेरी खास नहीं बनती, वो पार्शियलिटी करती है मेरे और जेठानी के बीच, जबकि वो बस 2 साल से बिना कामयाब हुए JRF की तैयारी कर रही है। अब जॉब ढूंढने के चक्कर में किसी कोर्स के बहाने से जेठ जेठानी नोएडा में रह रहे हैं। 6 महीने से बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे, इतना टाइम एडजस्ट भी किया, हस्बैंड वाइफ के बीच इसी बात से बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। अब मैं उनको कैसे कन्विंस करूं, उनको बोलने अपना अलग रेंट पर रहें, 6-7 महीने बहुत हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। जब भी उन्हें बोलती हूँ बहुत लड़ाई होती है, मॉम डैड भी बोलते हैं कि ज़्यादा लड़ाई बढ़े तो हमारे घर आ जा, बट मैं अपने बेबी के खातिर नहीं जाना चाहती, ये सब करना नहीं चाहती, प्लीज़ हेल्प। एक कहावत है हमारे यहाँ कि गले में मरा हुआ सांप पड़ गया। तो कई बार ना ऐसे कुछ वो हो जाते हैं इंसिडेंट कि जिनकी वजह से हम चाह नहीं रहे थे लेकिन वो सिचुएशन हमारे गले पड़ जाती है। तो यहाँ पे सिचुएशन वही हो गई आपके साथ कि आपका जापा करने के नाम पे, भाई अगर वो नहीं आते तब भी आप यही कह रही होती कि भाई मेरे तो डिलीवरी के टाइम पे किसी ने कुछ करा नहीं, अब वो आ गए, अब 6-7 महीने हो गए रह रहे हैं। जेठ जेठानी ने इस टाइम पे मौका देख लिया कि भाई चलो हम छुट्टी पाए, है ना। और दूसरी चीज़ ये, आप दोनों जॉब पे हो, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं ना, और उनका शादी भी हो गई, घर गृहस्थी भी चल रही है, वो लोग ना बिना कमाए जीवन कैसे काटें इसमें PhD कर चुके होते हैं। तो वो इधर उधर के बहाने बताते हैं कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, हम वो सीख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो वो तो आइटम अलग है ना। अब आपकी भलाई जो सबसे ज़्यादा है ना, मैं बताऊँ आपके, अगर आप सास ससुर के साथ अपनी बॉन्डिंग बना लें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आपकी देखो जॉब ऐसी है, अभी आपको लग रहा है कि ये रह क्यों रहे हैं, लेकिन वो रह रहे हैं, आपके बच्चे को एक परिवार का सुख मिल जाएगा, है ना। आपकी कभी लेट छुट्टी हो रही है, कुछ हो रही है, तो कम से कम आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा मेरा बच्चा कैसे रहेगा, है ना। और उनको भी अपना एक बेटा बहू का साथ मिल रहा है। बेस्ट तो आपके लिए यही है कि आप उनके साथ अपनी बॉन्डिंग बना लें, जो आपको अकेले रह के करने को मिलता आप धीरे धीरे वो काम करना शुरू कर दो। ये नहीं कि सास ससुर हैं तो मैं ये ना करूं, या मैं सिर पर पल्ला रखूं, या हम बाहर नहीं जाएंगे, या कुछ और है। जो भी आप अकेले एक यूनिट फैमिली के पर्क्स होते हैं उनको आप धीरे धीरे एंजॉय करना शुरू कर दो, उनकी बेइज्जती किए बिना, है ना। तो अगर वो भी थोड़े समझदार होंगे तो वो भी थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे कि भाई बच्चे हैं करेंगे। लेकिन आप दोनों का ही फ़ायदा इसमें है कि साथ में रह रहे हो तो अच्छे से रह लो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैंने पहले भी कमेंट किया, मेरा बेटा जो कि 5 साल 4 मंथ का है वो पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, सब जल्दी समझ लेता है, बट मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ उसने बहुत बार बोलना पड़ता है। वो करने के लिए HW मतलब 10 बार बोलो तो 1 बार बैठेगा, उसमें भी चिल्लाना पड़ता है, पता नहीं क्या हो गया उसको, गुस्सा आता है। मेरी भी आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए और जल्दी गुस्सा आ जाता है। प्लीज़ कोई अच्छा सा सजेशन देना प्लीज़। देखो बच्चे बदल रहे होते हैं अपनी एज के अनुसार, उधर हम बदल रहे होते हैं अपनी एज के अनुसार। वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी हाई होती है, हम अपनी तबीयत को लेकर किल से मर जाते हैं, और दूसरी चीज़ की ये सुन नहीं रहा, ये कर नहीं रहा, ठीक है। तो एक लिमिट से ज़्यादा खींचना बेकार हो जाएगा। अब आपको उसे क्या है कि जी कहना पड़ता है बार बार उसको पढ़ने बैठाने के लिए, ठीक है। इतना वो छोटा है अभी, तो उसे बजाय बार बार कहने के लिए, पढ़ने के लिए, बिठाने के लिए, उसे गोदी में उठा के ले जाया करो। थोड़ी देर बैठ के अपना बातें करी इधर उधर की, उसके साथ कडलिंग वडलिंग करी, वो अपना इंजॉय कर लिया, थोड़ा सा तुम्हारे साथ टाइम बिता लिया, उसके बाद अपना बैग जो है वो निकाल लिया आपने, और धीरे धीरे उसे गोदी में बिठा के कराना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग थोड़ा सा उससे ही करो, जैसे प्ले स्कूल में होता है ना, सीधे जाके पढ़ाने नहीं लगते बच्चों को, पहले थोड़ा सा ऐसे ही उसको कंफर्टेबल करेंगे, थोड़ी सी कहानियाँ सुनाएंगे, थोड़ा सा ऐसे
है ना। और जब बच्चा एकदम थोड़ा सा सही से मूड से में हो जाता है, उसको लगता मस्ती है कि चलो बेटा आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो आपको दिख रहा है कि वो बार बार बैठने पर नहीं पढ़ रहा है, बार बार बुलाना पड़ रहा है, चिल्लाना पड़ रहा है, हो तो फिर भी नहीं रहा, और चिल्लाने में एनर्जी और ज़्यादा लग रही है। उससे कम एनर्जी में आपका ये वाला काम हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। हेलो दी, पहले ससुराल वाले पति 16 साल तक जिल्लत, MA BEd वर्किंग और जॉब छोड़ी, 3 बच्चों को अकेले पाला, बहुत कुछ खुद को संभालने लगती हूँ, तभी नई प्रॉब्लम आ जाती है। अब जिस बेटी को पाला वो BHK रही है, उसको घर में ध्यान ही नहीं, किसी की बीमारी से भी फर्क नहीं पड़ता, पास में कोई तड़पता रहे, ऐसे में पूरी तरह हिल गई, कैसे मूव करूं दी प्लीज़ बताएं। देखो किसी किसी के ना, हमारे एक कहावत है कि उसके हाथ में ना यश नहीं होता, वो कितना भी कर ले, किसी का भी कर ले, उसको किसी रिश्ते से भलाई नहीं मिलती और ना उसके जीवन से कभी संघर्ष खत्म होते। तो मे भी आपका भी हाथ उसी तरीके का है ना। तो भैया ऐसे में हमें क्या करना है, अगर हमारे इस टाइम इतना कुछ अच्छा करने के बाद भी हमें बदले में कुछ अच्छा मिल नहीं रहा ना, इसका मतलब अभी हमने पूर्व जन्म के जो कर्म है अभी हमारे भुगतने रह गए हैं। लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि जो अभी हम कर्म कर रहे हैं ना, वो थोड़े सही कर लें, ताकि अभी इसी जन्म में जीते जी या आगे जब भी होगा कहीं ना कहीं हमें वो मुक्ति मिले उस चीज़ से, है ना। तो ये मान के चलो कि चाहे आपके ससुराल वाले थे या आप बच्चों को अकेला पाल रही थी, जितनी भी कठिनाइयाँ आई हैं वो आपको कुछ सिखाने के लिए आई थी। एक चैलेंज आया, आपने उसको फेस करा, अगला आया, फिर आपने उसको फेस करा। तो ये एक पैटर्न है आपकी लाइफ का, ठीक है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो मे भी आप ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको इन्हीं चीज़ों से डील करने की आदत हो गई है, एक ये भी पॉइंट आता है। लेकिन मुझे नहीं पता आपको कितना इंटरेस्ट है इसमें या नहीं है। तो ऐसा है, ये आपकी बेटी जो अभी चल रहा है ना, ये मान के चलो कि पार्ट ऑफ द गेम है, वो नहीं होती कोई और होता। ये चैलेंजेस आपके लाइफ में आते जाएंगे और आपने आपको मोटिवेट ऐसे रखो कि आपने जब पीछे इतनी सारी अपने जीवन में इतनी मुश्किल परिस्थितियों को निकलने के बाद और उससे जीत के आप निकली हो, तो ये भी पार कर लोगे। जब तक हैंडल हो ठीक है, नहीं हो अवॉइड करो। दूसरी चीज़ कि आज अगर कोई बराबर में मर रहा है जी, वो देती नहीं, देखो उसकी शादी नहीं हुई है, अभी वो लड़की है, एक फेज़ आता है, फिर वो जब धीरे धीरे मैच्योर होगी, अपनी गृहस्थी, परिवार, एक्चुअल ज़िंदगी से रूबरू होगी ना, सब बदल जाते हैं। तो थोड़ा मनमौजी हर बच्चा रहता है, कोई कुछ ज़्यादा रहता है, और सबका हृदय में दया का भाव अलग अलग मात्रा में होता है, सब एक से नहीं होते। तो उसे जैसी है वैसे ही एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं 26 साल की हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से बहुत बहुत प्यार करती हूँ, बट जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं ना जाने क्या क्या उन्हें सुना देती हूँ। फिर रात को अकेले में रोती हूँ कि मैंने कितना बुरा बुरा बोला मम्मी और पापा जी को। मैं उनकी हर छोटी सी बात पर ही चिल्लाने लगती हूँ, मैं क्या करूँ? आई लव देम बोथ वेरी मच। अभी जो सब कह रहे हैं ना मेरा पति नार्सिसिस्ट है, ये वो, आप खुद अपने आप को बता रही हो कि आप अपने पेरेंट्स के लिए नार्सिसिस्ट हो, कि आप मुंह से कह रहे हो एक बार कि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, और छोटी छोटी बात पे उन पर चिल्ला के फिर इतना सुना देती हो कि आपको बाद में बुरा लग रहा है। अब वो आपके बुरा लगना या आपका रात में रोना, जो आपने शब्दों के तीर उनके दिल पे चलाए हैं, उस जख्म को भर नहीं सकते, है ना। तो लिटरली मेरे शब्द यही हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए। एक बार हो गई गलती, एक बार हमने किसी गुस्से में कुछ कह दिया, ठीक है, अपने पेरेंट्स को क्या, मैं तो सास ससुर को भी नहीं, मैं कभी भी ये सलाह दूंगी कि भैया वो ज़रा सा बोलें आप, ये मैं हमेशा यही कहती हूँ कि 10 में से 7 बार अवॉइड कर दो, लेकिन लगे कि पानी सर से ऊपर जा रहा है तो कभी थोड़ा बहुत, और उसमें भी मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने शब्द और टोन संयत रखो, पिन पॉइंटेड आंसर दे दो, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि वो गलती कर रहे हैं बस। लेकिन अपने खुद के माँ बाप को आप बुरा भला सुना रहे हो और छोटी सी बात पे आपको खुद भी पता चल रहा है, इट्स वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। तो आप रुक सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं होता ऑटोमेटिक। आप गुस्सा इज लाइक डांस, है ना। हमें पता होता है, अगर कोई बहुत बढ़िया गाना हमारा फेवरेट, हम डांस करने के शौकीन हैं, और किसी की अर्थी पड़ी हुई है और पड़ोस में किसी ने बजा दिया, उसे नहीं पता, या कोई राह चलती बारात निकल गई और वहाँ गाना है, तो हम शव के पास बैठ के डांस नहीं करने लगेंगे,
है ना। शव के पास क्या, हम उसके गेट पे भी खड़े हैं, मान लो हमारा कोई क्लोज वन भी नहीं है, बस हम अटेंडेंस लगाने गए हैं उसकी मिट्टी में, तो भी हम वहाँ डांस नहीं करने लगेंगे, भले वहाँ कितना ही हमारा फेवरेट गाना चल रहा हो, क्योंकि हमें पता है कि हमें डांस नहीं करना। सेम गुस्सा होता है जब हमें पता होता है ना कि हमें इस पर गुस्सा नहीं निकालना, तो वो नहीं निकलता। जो हमें सॉफ्ट टारगेट लगता है हम उसी पे निकालते हैं। तो आपको आपके पेरेंट्स सॉफ्ट टारगेट लग रहे हैं और आप उन्हें सुना रही हो, ठीक है। तो ये आपका जो रात को रोना है ना, ये किसी काम का है नहीं। आपको चाहिए कि दिन में होश में रहो आप। नेक्स्ट, मैम मैं क्लास कैसे मैनेज करूं? बड़ी क्लास के बच्चे बात सुनते ही नहीं हैं, चाहे उन्हें प्यार से समझाओ या गुस्से से। मैंने पेरेंट्स को भी बोल कर देख लिया, उनका यही हाल है। जैसे ही पढ़ाने लगो, कुछ बच्चों के आपस में बातें शुरू हो जाती हैं, क्लास से बाहर जाने को बोलो तो नहीं जाते। दूसरे बच्चों को कहते हैं क्या करेगा पढ़ के, यूट्यूब है ना, और कोई टेस्ट लो तो नकल मार कर दिखा देते हैं। मैंने 0 मार्क्स दे दिए टेस्ट में, तब भी कोई फ़र्क नहीं। आपको आया नहीं रही क्लास मैनेज करना, यानी कि ना आवाज़ कड़क रखो, बहुत जल्दी जल्दी मत बोलो, एक एक बच्चे से डील मत करो, पूरी क्लास को एक साथ संबोधित करने की धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। ये मतलब एक करते करते आता है। और दूसरी सबसे जो आसान तरीका है सीखने का, जैसे मैंने सीखा था स्टार्टिंग के सालों में, जिनकी क्लास अच्छी चल रही है, जब वो टीचर पढ़ा रहे होते थे ना, तो हमारे यहाँ अगर जॉइंट क्लास चल रही है कि एक तरफ मैं पढ़ा रही हूँ, दूसरी तरफ दूसरी मैम है, उनकी क्लास अच्छी चल रही है, तो मैं बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करने के साथ साथ बहुत ही पैनी निगाह रखती थी कि वो कैसे पढ़ा रही हैं, कि उनकी क्लास बढ़िया कैसे चल रही है। या किसी जैसे में एक सर थे, तो वो ऐसा नहीं कि एक एक बच्चे जाके सुन रहे हैं, मैं एक एक बच्चे की सीट पे जाके सुन रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी बच्चों के मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे जब टेस्ट ले रहे हैं। लेकिन उनके वो बैठे हुए हैं एक कुर्सी पे, क्लास चल रही है, और जब मैं उनका टेस्ट ले रही हूँ तो सब बच्चों के मतलब पूरी क्लास के ऐसे हैं कि 10 में से 2-3 तो कोई ला ही नहीं रहा, 10 में से 7, 6, 7.5 ऐसे नंबर आ रहे हैं ऑन एंड, मतलब एवरेज। बुद्धू बच्चों तक के भी है कि 6+, और जो होशियार है उनके वही कि 9, 9.5, 10 भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार मेहनत भी नहीं कर रहे उतनी, और मतलब क्लास कितनी बढ़िया चल रही है। तो मैं धीरे धीरे मतलब उनको वो देखती रहती थी कि जिनकी भी क्लास अच्छी चल रही है, जो एक्सपीरियंस टीचर हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं, उससे बहुत जल्दी आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे मेंटेन करनी है क्लास। तो जब भी मौका लगे जिसको पढ़ाते हुए देखने का, आप ज़रूर देखो, आ जाएगी धीरे धीरे। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरे हस्बैंड डेली ड्रिंकर हैं, उन पे क्रेडिट कार्ड के लोन है, इसलिए हस्बैंड अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे, तब पेरेंट्स ने नंद के बिना बताए शादी कर दी। अब देवर की शादी की वजह से बात स्टार्ट हुई, तो अपने फ्यूचर के लिए मैंने इन लॉज से अपने मायके के गोल्ड एट दहेज का सामान मांग लिया, बट वो लोग नहीं दे रहे हैं। उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, या तो वही है कि भाई लंबा चौड़ा पूरा कलेश काटो, पुलिस में रिपोर्ट, ये वो। पुलिस में भी क्या ही दोगे रिपोर्ट, घर के मुद्दे हैं। लेकिन अगर कोई बिगड़ गया है कि भैया नहीं देंगे, नीयत ख़राब हो गई है किसी की, अब तो सोने में वैसे ही आग लग रही है, तो आप कर कुछ सकते नहीं, मतलब वो झगड़े से ही आएंगे, नॉर्मल नहीं आने के फिर। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं 3 साल से आपकी वीडियो देख रही हूँ बट जल्दी से कोई कमेंट नहीं करती। मैं वही हूँ जिसने बोला कि लास्ट ईयर मेरा भाई एक्सपायर हो गया था, भाभी को उसके घर वाले ले गए, अब मेरी मम्मी भी एक्सपायर हो गई है, मेरे मायके में भाई और पापा रह गए हैं अकेले, मुझे रात दिन उसकी टेंशन रहती है, मैं क्या करूं? जो अपनी मम्मी को कैसे भूलूं, कैसे इन सब से बाहर आऊं, प्लीज़ हेल्प। अब आपके एक भाई रह गया है और एक पापा रह गए हैं मायके में, मतलब भाई तो क्या एक्सपायर ही हो गया, भाभी को उसके घर वाले ले गए, मेरे मायके में एक भाई और पापा रह गए हैं। अब देखो, जब परिवार बिखरता थोड़ा सा हिल तो जाता ही है आदमी, काफ़ी टाइम भी लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चीज़ें हमेशा सही नहीं होंगी, कुछ टाइम दो। अब इतना कुछ हो गया तो अब एकदम से कैसे निकलो इस चीज़ से बाहर, है ना? तो इट विल टेक टाइम, और कुछ नहीं है। अब आप उसके बारे में कितना सोचोगी ना कि मैं ना सोचूं, आएगा ही ख्याल, इतनी जल्दी जाता तो है नहीं भाई, अपनी माँ गई है या घर में इतना कुछ हो गया, तो जस्ट ये है कि अपने आप को यही समझाओ कि भैया ठीक है, मुश्किल टाइम है, समय लगेगा, कोशिश करो नॉर्मल होने की, लेकिन पुश मत करोगे जल्दी नो, थोड़े टाइम बाद खुद नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें। और रही बात उनकी कि अगर उनमें से कोई भी खाना वाना बनाना नहीं जानता, तो वो मेड वगैरह रख लें, खाने वाली रख लें,
है ना। आपके आसपास घर हो तो आप भिजवा दो, वो अलग चीज़ है। क्या उनके डेली के काम कैसे होंगे उसकी एक व्यवस्था सी बना सकते हो। बाकी सोचने से तो कुछ बदलता नहीं, बदलेगा तो धीरे धीरे ही। जब थोड़ा सा टाइम बीत जाएगा तो थोड़ा दुख अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर नॉर्मल होने लगता है आदमी। नेक्स्ट, हेलो दीदी, ऐसा क्यों होता है कि जो लोग इमोशनल होते हैं और निभा कर चलने वाले होते हैं उन्हीं को सुननी पड़ती है और वही बुरे बनते हैं। मेरी नंद ने मुझसे और हस्बैंड से बहुत बदतमीजी की। अब उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम उसको फ़ोन करें, आगे से बात करें, जबकि वो अपना ईगो बिल्कुल कम नहीं करना चाह रही। उसका काम है एक्सपेक्टेशन रखना, पूरी करना नहीं करना आपकी कंप्लीट चॉइस है। आपका मन करे कर लो, नहीं मन करे छोड़ दो। नेक्स्ट, हेलो दी, मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया पर वो नहीं हुआ। अब मुझे बहुत डीमोटिवेशन हो रहा है। ऐसा लग रहा है आई कांट डू एनीथिंग इन माई लाइफ। दूसरा सास बहुत निकम्मी है, अपना अपना करती है, बिल्कुल मेरी हेल्प नहीं करती। अब हाथ फ्रैक्चर हो गया है MIL का, अब मैं इशारा कर रही हूँ उसका भी। अब मुझे उन्होंने मेरे साथ जो किया सब याद आता है तो बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूँ। वो याद रखना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब कोई फिज़िकली परेशान हो ना तो उसकी तो उस टाइम जब तो उसे खड़ा कर ही देना चाहिए। तो ये वाला गुस्सा अभी अपना थोड़ा सा होल्ड पे रखो। प्रणाम दी, मेरी छोटी बहन अपने पति से परेशान है, हर समय बेइज्जती करता है, हाथ उठाता है। उसके देवर की शादी थी, बहन को रूम से मत निकालना बोला। शाम को जब उसके स्टाफ आने वाले थे तो 10 मिनट पहले तैयार होने बोला, फिर अभी तक तैयार नहीं हुई, डांटने लगा। अपने आप घर छोड़ चला जाता है, रात भर नहीं आता, मैके छुड़वा दिया। 2 बच्चे हैं, बहन ठीक से नहीं खाती, बस रोती रहती है। बहन MA B.Ed है, प्राइवेट जॉब भी नहीं करने देते। बहन को क्या करना चाहिए प्लीज़ बताएं। अब भैया 2 बच्चे हैं, अरेंज मैरिज में भी ये हालत है, क्या ही करेंगे। अब जब ये इतना टॉक्सिक है ना, मेरे को थोड़ा सा मतलब इसको पढ़ के दोबारा से वही लग रहा है कि ये जहरीला आदमी है भाई। फैमिलीज़ को इंटरफेयर करना चाहिए ऐसे आदमी के साथ। मतलब डर लग रहा है सोच के उस लड़की के लिए। और ऐसे आदमी के साथ 2 बच्चे, ये स्टार्टिंग से नहीं दिख रहा था कि इतना बेकार है। चलो एक हो गया भूल चूक में, एटलीस्ट बच्चे अवॉइड करने चाहिए थे। बेकार सा टॉक्सिक सा जैसे फिल्मों में दिखाते हैं विलन से। फैमिलीज़ को बोलो भैया बैठ के बात करें कि क्या करना है, उसके बाद डिसीजन लें। नेक्स्ट, थैंक्स डियर, रिप्लाई करने के लिए। मैं वही हूँ जिन्होंने लास्ट 2 बार से हस्बैंड के ऑफिस कॉलेज के कमर में हाथ वाला SMS किया। अब सब ठीक तो है हमारे बीच, बट मेरी ताना देने की आदत बन गई है। कैसे रिलेशनशिप ठीक करूँ। उठते ही कमेंट्स करना, सोते टाइम तक ऐसा करती हूँ। 20 घंटे के लिए चले गए तो कुछ गलत कर लेती, टेंशन में इनको हमारी फिक्र नहीं है। ऐसे मन में क्वेश्चन आते हैं। हस्बैंड से डिस्कस करो तो भड़क जाते हैं। ये उस टॉपिक पर थोड़ा फ्रेंडली नेचर है। मैनेजर है तो इनके अंडर लोग हैं, लड़कियां काम करती हैं, लड़कियां भी एक्स्ट्रा फ्रेंडली हैं आजकल। तो ऑफिस जाते हैं तो मेरे दिमाग में रील चलने लगती है कि ऐसा कर रहे होंगे किसी से क्लोज ना हो जाए टाइप। अब आप ओवर रिएक्ट कर रही हो, है ना। अब मेरी सिंपैथी आपके हस्बैंड के साथ है। आपको जो समझाना था मैंने 2 बार समझा लिया, लेकिन अगर आप इस हद तक ओवर थिंकिंग कर रही हैं और गलत थिंकिंग कर रही हैं तो भैया आपको खुद ही रुकना पड़ेगा। गलत कर रहे हो आप। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं वर्किंग हूँ एंड अच्छी सैलरी पर हूँ, अपने लिए खर्च कर ही नहीं पाती। हर बार लगता है कि मनी को सेव कर लूँ, कल को काम आएगी, एंड बाद में गिल्ट भी होता है। अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। अब बताओ कि सैलरी का कितना हिस्सा अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। खर्च उतना करो जो सेविंग करने के बाद बच जाए, है ना। आपकी जितनी भी सैलरी है उसमें से समझ लो 20% तो आपको सबसे पहले सेविंग का निकालने चाहिए। वहाँ के चेक काटो, जो भी जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद अपने बेसिक नेसेसिटीज़ वगैरह जो हैं 50% उनके लिए। अब जो 30% बचता है, तो जो भी आपकी सैलरी है, अगर आपको इतना शौक़ है तो 30% में अपना खर्च कर लो जो करना तुम्हें, है ना। बाकी इससे फालतू करोगे तो आगे जाके मुश्किल ही पड़ेगी, कुछ नहीं जुड़ पाने का, सारी ज़िंदगी कमाते रहना चाहे। नेक्स्ट, हाय दी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जॉब परमानेंट नहीं है, अभी मैं शादी परमानेंट के बाद ही करना चाहती हूँ, बट माई एज इज़ 33। अगर कहीं परमानेंट जॉब मिलने का आपको पक्का वो है कि मेरी तब तक हो जाएगी तो रुकना जायज़ है। लेकिन 33 साल के बाद आप परमानेंट कब मिलेगी ये भी पता नहीं, और फिर रुक रहे हो तो फिर शादी की एज तो निकल जाएगी आपकी। बात ये नहीं होती कि हम शादी लेट करें, हमारी मर्जी।
जो मुझे लगता है पर्सनली, समय से शादी कर लो तो समय से बच्चे अगर हो जाते हैं। अब हमारे अगर इनफर्टिलिटी वाला चक्कर ना होता, 26 हमें लग रही थी कि लेट है, लेकिन अगर तब भी 26 के बाद भी जब मैं 27 की होती और तब मेरे हो जाते बच्चे, है ना, तो वो अब होते नहीं। 27 साल से 37, मतलब 18 एक साल के, 17-18 साल के बच्चे होते। अभी मेरी 12-12 साल की हैं, छोटी छोटी। तो बड़ा फ़ायदा दिखता है। जिन लोगों की शादी सही टाइम पे हो गई 20s में उनके, उसके बाद बच्चे भी उनके साल साल भर में हो गए, सबके बच्चे जवान हो गए। तो अब 33 में हो आप, तो भैया कोई स्ट्रॉन्ग ही रीज़न है कि भाई मेरी तब तक हो जाएगी, तो रुको, वरना रुकने का कोई मतलब है नहीं। लगनी होगी तो शादी के बाद लग सकती है, ऐसा भी हो जाएगा। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी देवरानी साल में 8 मंथ अपने मायके में रहती है। भाई साहब, मेरा सेवर भी उसकी ही सुनता है। सेवर नहीं होगा, देवर होगा। मेरी मोनोपॉज के कारण तबीयत सही नहीं रहती है। ससुराल वाले मुझे परेशान करते हैं। मेरे पति जो भी आए उसका काम करने को मुझे ही बोलते हैं। एज के कारण मैं थक जाती हूँ, प्लीज़ आंसर मी। अब भाई जब वो है ही नहीं तो आपसे ही कहा जाएगा ना। 8 महीने जब वो रह ही नहीं रही, तो अगर कोई आ गया, लॉजिक सोचो, अगर आपके पति आपसे ना भी कहें कि भाई तू कर दे, तो भी कोई आएगा तो कौन देगा? जो घर में है उपस्थित। अब उसमें फैमिली की तो इसमें कोई गलती नहीं। गलती वही है कि वो 8-8 महीने अगर वहाँ रह रही है तो उसे कोई कुछ कह नहीं रहा। लेकिन इसमें आपके पति की कोई फॉल्ट नहीं है कि जी मुझसे ही कहते हैं, किससे कहेंगे? हो ही आप। तो आप ये कर सकते हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई सही से लेती रहो। बाकी भाई तबीयत ठीक नहीं है तो बजाय 4 चीज़ बनाने के 2 चीज़ बना लो। ये हो सकता है फिर कि जैसे होएगा फिर वैसे ही तो करूँगी, लेकिन करना तो आपको ही है, और जब कोई है ही नहीं तो। नेक्स्ट, हेलो मैम, एक प्रॉब्लम और है। आपका लिव लाइफ वाला वीडियो देखा, आपसे मोटिवेट भी होती हूँ, बट मैम मेरे घर की रजिस्ट्री मेरे मिस्टर के नाम पर है, तो मेरे मिस्टर और इन लॉ देवर सबको ही इस पर अधिकार बताते हैं। हालांकि वो सब यहाँ रहते नहीं हैं, बट जब भी आएंगे तो पूरा अधिकार वाली बात करते हैं। मुझसे उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बट मिस्टर का बिहेव भी ऐसा रहता है जो बहुत बुरा लगता है, जिस रीज़न से मैं अपना 100% घर को नहीं दे पाती। मेरी आत्मा मुझे रोकती है कि तुम क्यों पागल बन रही हो जब तुम्हारा कुछ है नहीं। बट मैम ऐसा तो मेरा ही घर बिगड़ रहा है, प्लीज़ बताना क्या करना चाहिए। मेरे साथ ओनली ससुर रहते हैं, बाकी लोग दूसरी सिटी में रहते हैं, और ससुर भी मेरे बच्चों पर अधिकार बताते हैं, बट जब मुझसे ज़रूरत थी तब किसी ने साथ नहीं दिया। इन शॉर्ट यू आर फीलिंग लाइक बहू, कि हम करने के लिए हमें अधिकार, हमारा कुछ नहीं है। अब रही बात यह कि जी घर का आप 100% नहीं दे पाती। देखो जब हम किराए के घर में भी रहते हैं, आपने भी देखे होंगे कुछ लोग किराए के घर में भी रह के उसे कितना सुंदर तरीके से रखते हैं। तो भैया जहाँ रह रहे हो उसको मेंटेन करना, ये तो हमारा अपना डिसीजन है। ये थोड़ी है कि हमारा अपना ही मकान हो। घर, कई लोग ऐसे भी हैं जिनका अपना घर है फिर भी उसमें बेकार सा रख रखा है, नहीं रखते मेंटेन। तो ये कोई वो नहीं है। आप तो एक मान के चलो ना कि भाई मेरा और ऐसा है, मैं जहाँ रहूँगी वहाँ अच्छे से रहूँगी। तो आपको जो घर में सही से करना है, बढ़िया करना है, करो। पागल बनने वाली क्या बात है इसमें? और रही बात ये कि जी वो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, अधिकार जता रहे हैं एंड ऑल दैट, वो स्टैंड आपके हस्बैंड को लेना चाहिए। अगर फैमिली का मैटर है और इनके नाम होते हुए भी अगर वो अपना अधिकार जता रहे हैं और फिर ये बोल नहीं रहे, तो वो उनकी गलती है। उसको आप कह सकती हो कि क्यों नहीं कहते, या इसमें इनका हिस्सा है क्या, ऐसा कुछ आप इनसे 2 टूक पूछ सकती हो। बाकी अपना काम तो करो, जैसे अच्छे से रहना अपने घर में वैसे रहो। चलो नेक्स्ट, राधे राधे दी, मैं फ़र्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आंसर देना। मेरा क्वेश्चन मेरी बेटी के बारे में है। मेरी बेटी 5th स्टैंडर्ड में है, 10 साल की। उसको मैथ सब्जेक्ट पसंद नहीं है। मैं उसको अच्छे से समझाती हूँ, उस टाइम तो वो बोलती है समझ आ गया। मैं अपनी बेटी को खुद ही पढ़ाती हूँ और डेली 2 आवर्स पढ़ाती हूँ। फिर भी मेरी बेटी क्लास टेस्ट मुझे लास्ट 8 दिन से नहीं दिखा रही थी। फिर मैंने उसको मारा तो उसने बताया कि मेरे कम नंबर आते हैं, इसलिए मैं टेस्ट नहीं देती और ना ही आपको दिखाती हूँ। लास्ट 9 डेज से टीचर ने भी कोई कॉल नहीं किया उसके बारे में कि वो टेस्ट कर रही है नहीं। इस प्रॉब्लम में दीदी आप बताओ कि मेरी गलती है या मैं कुछ समझा नहीं पा रही हूँ। पिटाई करके बहुत दुख होता है बच्चे की। वो उसको नहीं समझ में आ रहा, आपके डर से वो कह देती है कि मुझे समझ में आ गया, समझ में आ गया। और मैं भी आप उसको जब करा के देखती हो कर देती हो, लेकिन वहाँ जाके वो नहीं करती। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा।
तो आप या तो टीचर बदलो, आपसे नहीं समझ में आ रहा उसको, या तो आप टीचर बदलो, ठीक है, या फिर उसको यही समझाओ कि बेटा पास होने लायक तो कर ले, बाकी सब्जेक्ट में अच्छा कर ले, है ना। नेक्स्ट, मैम आप एक वीडियो ऐसा बनाइए जिसमें किचन काउंटर टॉप क्लीनिंग, जो किचन के जो भी कपड़े हैं उसे कैसे क्लीन करें। किचन के कपड़ों को मैं कई बार शेयर कर चुकी लिव लाइफ इजी वाले में, कि जब रात के बर्तन धुलते हैं, मैंने वहाँ पर कपड़े धोने का साबुन एक वहीं पर रखा हुआ है, तो डेली 2 कपड़े, और 2 का भी टाइम नहीं है तो डेली 1 कपड़ा मैं वहीं पर ही साबुन लगा के सिंक में धो के डाल देती हूँ। तो वो एक रोटेशन में चलते रहते हैं, कभी किसी कपड़े का नंबर आ जाता है, कभी किसी का, और कोई भी कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा फिर नहीं होता। तो वो एक दिन गर्म पानी में भिगो के आधा घंटा लगाना वो नहीं होता, फिर डेली आपके कपड़े एक एक धुलते रहते हैं। हेलो मैम, 3 साल पहले मेरी मामी मेरी ससुराल आकर मेरी सास के सामने मेरे मम्मी के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी, विच आई थिंक शी शुड नॉट हैव डन। अपनी भाभी का गुस्सा उसकी बेटी के ससुराल आकर निकालना सही नहीं है, अपने में चाहे जो मर्जी करें। उसने मेरी सास को कहा, ये आज से हमारी बेटी नहीं बल्कि बहू है। तो मैंने उनसे कहा, कोई बात नहीं, इफ़ यू डोंट वांट टू बी विद मी एज मामी, बट प्लीज़ डोंट ब्रेक द रिलेशनशिप। इन माई माइंड ऑल्सो आई एक्सेप्टेड दैट व्हेन this year my sas died, no one came from their family, not they consoled through phone, just sent a dhoti and sari with my मासी। जबकि मेरी मामा हमारे घर के पास ही थे उस वक्त। बेसिकली दे डिडंट ट्रीट मी इवन एज बहू। इस 3 साल में मैंने अपनी तरफ से अच्छे से ही बात की थी। अभी मामी की तबीयत बहुत ख़राब हुई है तो मैंने कॉल करके बात नहीं किया, इस वजह से सब मेरे पे गुस्सा हैं। क्या मैं गलत किया? ऐसा है, मन में कुछ हो या ना हो, लेकिन वो है जब कोई मर रहा है या बीमार है तो हाल चाल पूछ लो, ये रिवाज सा होता है ना, तो वो आप पूछ लो, जाओ सेवा करो ये नहीं है, लेकिन हाँ हाल चाल पूछ लो, या जाना पड़े तो खड़े खड़े हुई जाओ, बस इतना है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी सास क्लर्क है और हस्बैंड पीएचडी करते हैं, दोनों कमाते हैं, लेकिन मेरी सास ने हमारे और नंद की शादी में ज़्यादा खर्च कर दिया तो कर्जा हो गया। मुझे ये शादी के 1 साल पता चला, धीरे धीरे कर्जा कम हो रहा है। लेकिन एक बात है, मेरी नंद वीक में 1 या 2 दिन आ जाती है और अपने बेबी और खुद की शॉपिंग करती है, तो मेरी सास खुद को ग्रेट दिखाने के चक्कर में खर्च कर देती है और नंद के हस्बैंड खुश हो जाते हैं। अब बताओ ये गलत है या नहीं है तीसरे दिन घर आना? देखो गलत है। अगर आपको इससे पीछा छुड़ाना है, या तो अपने नंदोई के आगे बैठ के किसी दिन बातों बातों में कि जी इतना लोन है हमारे ऊपर, तो ये वो, हम तो घर में ये चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पाते, वो तो आप लोग आते हो तो करना पड़ता है। 1-2 बार उनके सामने कर दो तो कुछ तो जलील हुए। आपकी सास को सोचना चाहिए ना ये चीज़ तो, कि भैया घर पर कर्जा हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, पता थोड़ा बहुत बहन को भी होगा। लेकिन एक चीज़ होती है कि चलो कोई ओकेजन है, मान लो हमारे सिर पर कर्जा है लेकिन छूचक आ गया, या पहली एनिवर्सरी है, कुछ है, भाई करना ही पड़ता है, चलो लड़कियों का कर दिया, वो तो ठीक है। लेकिन ये क्या कि बिना ओकेजन के हर तीसरे दिन आ रहे हो और फिर हम खर्चा कर रहे हैं। आने में मनाही नहीं है, लेकिन खर्चा नहीं करना चाहिए फिर इस तरीके से। नेक्स्ट, जो लोग फ्री की शादी में खाना खाकर आ जाते हैं उनका क्या करें? इतनी भीड़ में उनको कोई जानता भी नहीं, खाते पीते हैं। मुझे मतलब प्रैक्टिकली ऐसा होता है, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने ऐसा कोई देखा नहीं, लेकिन हाँ अगर आते भी हैं, अगर ऐसे लोग मान के चलो, ठीक है भाई, 1000-500 की कम से कम गैदरिंग होती है, उसमें 1-2 जनों ने ऐसा उन्हें खा लिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है, खाने दो। नेक्स्ट, दी मैं स्कूल ज्वाइन करना चाहती हूँ बट माँ की तबीयत ख़राब रहती है, कोई है नहीं उनके केयर के लिए, क्या करूँ? केयर टेकर देखो आप नहीं अफोर्ड कर सकती हैं अगर, तो जितना उनसे हो सकता है, जो जो चीज़ें वो कर सकती हैं वो चीज़ें उनकी ज़रूरत की उनके पास रख दो। स्कूल में परमिशन मिल जाए तो पास का कोई स्कूल चुनो कि बीच में चक्कर लगा जाओ, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। क्योंकि अगर किसी भी रिश्ते के पीछे आप अपनी लाइफ को जीना छोड़ देते हो ना, तो कुछ दिन बाद वो रिश्ता आपको बोझ लगने लगता है। और रिश्तों के साथ आपकी ज़िंदगी भी चलती रहे आपके हिसाब से, थोड़ी चाहे थोड़ी मेहनत हो, थोड़े बहुत ऊंच नीच कर चलती है, तो फिर वो सही रहता है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है कि हम किसी की वजह से जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे। नेक्स्ट, हेलो दी, साड़ी का लिंक देखा, 3000 रुपये समथिंग डिस्काउंट के बाद। मुझे साड़ी फैब्रिक की इतनी नॉलेज नहीं है, क्या ये इजीली बंध जाएगी? ज़्यादा हैवी तो नहीं है, स्कूल फंक्शन में कैरी कर सकते हैं क्या? उस दिन मैं शादी में से आई थी और शादी का ही मेकअप किया हुआ था, तो इसीलिए वो आए थे बहुत कमेंट कि क्या क्या लगा रखा है ये वो, मतलब बहुत सुंदर लग रही है, ऐसे कमेंट बहुत सारे थे। तो वो मेकअप था मतलब सीसी क्रीम।
है ना, सीसी क्रीम लगा रखी थी तो रोज से थोड़ी ज़्यादा पॉलिश्ड लग रही थी स्किन। और दूसरी जो वो साड़ी थी वो मिंत्रा पे है 3100 कुछ की, लेकिन अभी आज की बताऊँ मैं, अब कल देखोगे सेल चल रही है मिंत्रा पे, और वो अब मुझे दिख रही थी 2500 कुछ रुपए की, तो सस्ती हो गई है। बंधेगी या नहीं बंधेगी, बंध जाएगी, लेकिन जैसे नॉर्मल सिल्क की साड़ी बनती है ऐसे नहीं कि बिखरी फिरेगी, मतलब थोड़ी सी हैवी है क्योंकि पूरे में बुनाई है। ठीक, बाकी स्कूल के फंक्शन में चलेगी, प्रॉपर चलेगी। मैंने तो ली इसी वजह से कि कोई बढ़िया सा स्कूल का फंक्शन वगैरह हो ना, तो मैंने उसका यहाँ तक का ब्लाउज इसीलिए सिलवाया, बढ़िया चलेगी वो, एकदम सुंदर साड़ी। मतलब मेरे जो 7 टीचर हैं उन्होंने भी ले ली, और मतलब मैं सजेस्ट कर रही हूँ, अच्छी चीज़ है वो। नेक्स्ट, हेलो दी, यू आर माई फेवरेट। जो रिलेटिव दिखावे के लिए घर बुलाते हैं बट वहाँ जाओ तो ठीक से बात तक नहीं करते, मेरे बच्चों से ही बात नहीं करते, तो वहाँ जाना चाहिए या नहीं? वहाँ आप अगर 1-2 बार में हुआ, देखो ऐसे स्टार्टिंग में हुआ तो ठीक है भाई, हमें पता नहीं था, हो गया हमला। लेकिन अब किसी ने बुलाया, फॉर्मेलिटी में ही बुलाया है, लेकिन रिश्तेदारी निभानी है, जाना आपको पड़ेगा, तो अपनी फॉर्मेलिटी में ही जाओ। अगर बच्चों को ले जाके बिना काम चल सकता है तो अकेले जाओ, है ना। और बच्चों को ये है, जैसे हमारे बच्चे हैं, किसके पास छोड़ के जाएं, तो चलो साथ भी जा रहे हैं ना, तो अपना जाओ, खाओ, आ जाओ, हाँ जी हूँ जी, ठीक हो, लिफाफा पकड़ाओ एंड दैट्स इट। हमारे बच्चों से उन्हें बात नहीं करनी, तो हमारे बच्चों को ही कौन सा उनसे बात करनी है। जैसे उन्होंने बुलाया वैसे हम हाजिर हो गए, बस ऐसे रखो तो फिर आपको बुरा नहीं लगेगा। नेक्स्ट, हाय दी, आप मुझे बस ये बता दो कि मेरे घर में कलेश हो रहा था, कुछ ज़्यादा नहीं, बस ब्लेमिंग चल रही थी। मैं वर्किंग हूँ और देवरानी नहीं है, वो देवर को और सास को सिखाकर मुझ पर ब्लेमिंग चल रहा था, तो मैं घर छोड़ के रेंटेड घर ले लिया, तो मुझे थोड़ा गिल्ट होता है। क्या मेरा डिसीजन सही है? क्या आप प्लीज़ बताएं, मैं गलत तो नहीं किया? अगर आप अपनी मानसिक शांति के लिए अलग हो गई हैं तो अब इसमें क्या गिल्ट है? अब अपनी गृहस्थी अच्छे से बस गई है, उसे चलाओ, दौड़ाओ, घर को रन करो, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद जब गुस्सा शांत हो जाए तो अपने परिवार वालों से हाँ हूँ, नमस्ते, कैसे हो, त्योहारों पे मिलना जुलना, ये सब भी रखना। इस चीज़ को आगे इतना मत बढ़ाना कि घर अलग हो गया तो बिल्कुल ही अलग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दे दिए हैं, एक इतना लंबा ऐसे 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 करके लंबा बहुत ज़्यादा था, उस क्वेश्चन को छोड़ा है, बाकी सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं। और जो अभी आज 27 तारीख की रात को अभी 11:30-12 बज रहे होंगे, इस टाइम तक आए हैं, सारे कमेंट्स मैंने दे दिए उत्तर, ठीक। इसके बाद किसी का अगर छूट गया, किसी को लगे कि एपिसोड 173 में मेरा भी था जी, आया नहीं, तो वो समझ जाना कि क्यों नहीं आया। तो वो जो लेटेस्ट एपिसोड देखो उसमें कमेंट करना, तो आपका क्वेश्चन पढ़ लूँगी, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये वाला अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, किसी के मतलब की लगे तो उसे शेयर कर देना। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।